Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. So आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ये जो है मैं आपको बता दूँ, ये न्यूली एडेड टॉपिक है, तो इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो पुराने जो टॉपिक्स हैं तो उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन अगर कोई स्पेशली नया टॉपिक आया है तो उसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और टॉपिक ये जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें आपको एमसीक्यूज़ प्लस आपको जो भी रिवीजन आपको करवाई जाएगी, पर्टिकुलर जो भी आपका आंसर होगा उनके बारे में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर। क्योंकि आप बात करो, अगर आप कोई लेक्चर पढ़ते हो तो पहले आप उसका पूरा लेक्चर पढ़ोगे, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू करोगे। तो ये पर्टिकुलरली एमसीक्यू कम आपका रिवीजन सेशन होने वाला है, जिसमें आपको एज अ लेक्चर भी आपको इसके बारे में सारा कुछ सारा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में आपको हम ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट करा देंगे। तो ध्यान से आपने एंड तक ये लेक्चर को देखना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट में आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर्ड टू एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर किरण बेदी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबको इसका आंसर भी पता होगा और इसके बारे में आपको गेस करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंदिरा गांधी। तो उनको हम बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं, इनके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो है हमारे सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी डॉटर है, इकलौती डॉटर है, और इनके यंगर ब्रदर जो है उनकी पहले ही बचपन में ही डेथ हो जाती है। तो मतलब ये ओनली चाइल्ड थी अपनी पेरेंट्स की। तो बात करें उनके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद ये जो है प्राइम मिनिस्टर हमारी बनती है। तो बात करें इनके बारे में इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है। इनको बोला जाता है द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो रही है, हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने जो जो भी काम करवाए हैं अपने टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि मैन डोमिनेट सोसाइटी में अगर कोई लेडी अपनी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बनाती है और उसके साथ साथ उसका एक ऐसा रुतबा होता है कि सब लोग उससे जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे डरते हैं। तो ये सारी की सारी जो है इनकी क्वालिटीज़ हुआ करती थी, जिनकी वजह से हमने इनको ये नाम दिया था आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई, स्ट्रॉन्ग लीडर रही थी ये, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही है। ठीक है, तो इनके बाद आप देख सकते हो कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं रही है हमारे इंडिया में। तो ये इकलौती हैं और फर्स्ट फीमेल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आपने स्टार मार्क करना है। तो इनका जो पूरा नाम क्या है वो था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 और 31 अक्टूबर 1984 इनकी हत्या कर दी जाती है, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं के जो गार्ड होते थे उन्होंने इनको अपने जहाँ पे ये रहती थी वहीं पे इनको मार दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बुरी चीज़ हुई थी उस टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। वो सरदार थे जिन्होंने इनको मारा था, इनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो। ठीक है, तो अपने ही घर से ये 10 कदम दूरी पे जा रहे थे, तो वहाँ पे इनकी मीटिंग थी, तो उनसे पहले ही इनको रास्ते में ही मार दिया जाता है इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। क्योंकि उनके टाइम पे जो हुआ था एक टाइम पे इशू अमृतसर में, तो वो अलग स्टोरी है, वो आप उस पर इतना मत जाइए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी डेथ कब हुई है, क्योंकि ये इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिशियन तो थी, स्टेट्स वीमेन भी थी, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब से कब तक रही है, 1966 से लेके 1977। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। जो जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना, इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादातर आपको एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको आने से रहा कि आयरन लेडी, उनको भी पता है ये सब बच्चे करेंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आप में से सब नहीं जानते होंगे। तो जो अच्छे से लेक्चर पढ़ेगा ये उसको ही पता होगा। और उसके बाद ये पहले बनती है 1966 से 1977 में, और फिर दोबारा ये बनती है 1980 से लेके, जब तक उनका असैसिनेशन नहीं होता, उनकी हत्या नहीं होती है 84 में, 80 से 84 में। तो यानी कि ये 2 बार जो है यहाँ से आप देख सकते हो इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इनका हो जाता है क्योंकि ये इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं बात करूँ, ये जो मैंने बताया फर्स्ट थी और अब तक की ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जो सेंट्रल फिगर थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी तो इनकी जो पोजीशन थी वो एक सेंट्रल मेन पोजीशन थी इंडियन पॉलिटिक्स में। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी, ये इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ, हेनरी किसिंगर जो थे, यूरोपियन थे, उन्होंने इनको क्या बोला था, इनको बोला था एज आयरन लेडी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनका जो निक नेम था वो क्यों, किसने जो है उनको ये नाम दिया था, वो थे हेनरी किसिंगर। तो दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों मतलब उनको नाम दिया गया था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा टफ थी। ठीक है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकती थी और सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जो भी वो बोलती थी वो फर्मली बोलती थी। ठीक है, अपनी बात की वो पक्की थी। तो वो इस तरह से मतलब टफ पर्सनैलिटी थी, उन्होंने बहुत काम भी किया था। तो ये वजह थी। तो इनके बारे में इतना आपने पढ़ लिया, इनका जन्म मरण और जो जो इनका टाइम पीरियड रहा एज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन 84 में हुआ था इनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, और फर्स्ट एंड फीमेल ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं ये। और हेनरी किसिंगर ने इनको नाम दिया था एज आयरन लेडी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, विच इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन इज नोन एज द क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके चांसेस हो जाते हैं आने के। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शंस की तो वो पढ़ लेते हैं, मैरी कॉम, कर्नम मलेश्वरी, साइना नेहवाल या फिर पीटी उषा। ये सारे के सारे फीमेल पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंडियन पर्सनैलिटीज़ जो जो फेमस है ये सारे उनके नाम है। ठीक है, तो जो लेक्चर में नहीं भी होता तो आपने अपने एंड से भी जाके उनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है रिट्रीव करनी है, आपने अपने नोट्स में मैंशन करना है, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो आप बताइए। तो राइट आंसर है मैरी कॉम। इसका राइट आंसर है हमारा पीटी उषा। तो ये ओनली जो है द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड रही है, ये हमने याद इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रैक एंड फील्ड की कौन है इंडियन, वो है हमारी पीटी उषा। तो इनके बारे में हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनको बोला जाता है द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड क्योंकि इन्होंने एथलेटिक्स में बहुत कुछ अचीव करा है। उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको हमने ये डेजिग्नेशन, इनको ये नाम दिया है कि इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की ये रानी है। ठीक है, उसके अलावा इनको ये बोला जाता है गोल्डन गर्ल एंड पे रोल एक्सप्रेस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद करना है। गोल्डन गर्ल और पेरोल एक्सप्रेस किसका नाम है, वो भी पीटी उषा को दिया गया है। और इनका जन्म कहाँ पे होता है, कोझिकोडे केरला में। 27 जून 1964 में इनका जन्म होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। उनका पूरा नाम क्या है, पिलावुलकंडी, पिलावुलकंडी थेक्का परम्बली, थेक्का परम पंपिल कुछ ऐसे है, तो ठेका पीर पंबिल उषा। तो ये इनको इनकी शॉर्ट फॉर्म है पीटी उषा, यानी कि पिलावुला कंडी एंड थेका पर पंबिल उषा। तो कितना बड़ा नाम है इनका, तो इसी वजह से शॉर्ट फॉर्म है पीटी उषा। ये आपको याद करना है। गोल्डन गर्ल, पेरोल एक्सप्रेस, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड और 27 जून 1964, ये इंपॉर्टेंट आपने, क्योंकि अभी ये रिसेंट जो है पेरिस ओलंपिक्स में भी गई थी, तो ये आपको करंट में भी रही है। इसके अलावा अगर बात करें पेरिस ओलंपिक्स की तो एज अ कोच गई थी। और अगर बात करूं मैं 2022 में, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया था इंडियन पैरालंपिक्स ओलंपिक की, इंडियन
ओलंपिक एसोसिएशन, सॉरी, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इनको प्रेसिडेंट बनाया था 2022 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके इनके बारे में। तो इनके अलावा इनकी अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं। एशियन गेम्स में इन्होंने टोटल 23 मेडल्स जीते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अचीवमेंट्स देख सकते हो आप, जिसमें 14 गोल्ड मेडल जीते थे 1980 में। और ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो ये पहली इंडियन वीमेन बन जाती है जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचती है। और फाइनल में पहुंच के वो जब ये फाइनल में पहुंची थी एज ए ओलंपिक एथलीट 1984 में, ये लॉस एंजलिस में हुआ था वो ओलंपिक्स, वहाँ पे ये ओनली फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जो फाइनल में पहुंची थी। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी अचीव करी है एथलेटिक्स में, क्योंकि ये पहली फर्स्ट वीमेन बन जाती है हमारी कंट्री से जिनको एथलेटिक्स में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। 1980s के टाइम की बात करूँ मैं। और ये यंगेस्ट इंडियन स्प्रिंटर बन जाती है जो कि ओलंपिक्स में compete करती है। तो ये यंगेस्ट है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने compete किया था सबसे पहले 1980 में मॉस्को गेम्स में, तब ये सिर्फ 16 साल की थी, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 ये 1980 के मॉस्को गेम में गई थी। और ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पक्का इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी पीटी उषा काफ़ी ज़्यादा रही हैं ओलंपिक्स में। तो यही इसमें मेन रीज़न बन जाता है। और ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। तो इसके अलावा इनका नाम इस पे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बस आपको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं। 23 3 मेडल्स है, 14 गोल्ड है, तो ये ऊपर ऊपर से ये भी आप देख लेना। और फर्स्ट वीमेन थी जो एथलेटिक्स में मेजर सक्सेस इनको मिली थी, और ये इसके बारे में भी आपको। और सबसे यंगेस्ट स्प्रिंटर कौन थी इंडिया की जिन्होंने कम्पीट किया था ओलंपिक्स में, ये भी यही है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब बात करूँ मैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको बोला जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको इजी दिखने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी आर अम्बेडकर। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है इजी क्वेश्चंस में, अगर आपको आए तो इजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए मैं बोल दूँ, अगर टफ क्वेश्चन नहीं भी आता वो चलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन आप में गलत नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आपका रूल होना चाहिए पेपर पास करने का। तो अब बात करूँ इनके अलावा, इनको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपने स्टार मार्क करना है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें इनका बहुत क्रूशियल रोल रहा था, इंपॉर्टेंट रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहे थे हमारा, तो उस टाइम पे ये चीफ आर्किटेक्ट थे, इसी वजह से इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 और डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956। तो ये भी आपको याद करना है। और ये इंडियन जूरिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने जो हमारी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाली कमेटी थी उसके ये हेड थे। तो इसी वजह से इनका क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और इसी वजह से इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो ये है कि ये फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं हमारे लॉ एंड जस्टिस के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनका निक नेम था बाबा साहिब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनके टाइम पे इन्होंने क्या क्या काम किए, लिटरेरी वर्क्स यानी कि बुक्स जो है इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं वो पता होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, द अनटचेबल्स, ये तो इंपॉर्टेंट आपको पता ही होना चाहिए। हु वर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सारे पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। इनके लिटरेरी वर्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और इसके अलावा इनकी जो बुक्स है वो है हमारी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अम्बेडकर्स इंडिया, इंडिया एंड कम्युनिज्म। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए।
ठीक है, ये लिटरेरी बुक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछती है JKSSB, तो ये आपको पकड़ बना के डालनी है। ये किसने, ये जो में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना बुक्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ रुपी भी क्वेश्चन आया हुआ है, और बुद्धा एंड धम्मा पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अनटचेबल्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, और इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट बात करूं मैं, विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द लिटिल मास्टर, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो लिटिल मास्टर जिससे बोला जाता है? ऑप्शंस हम देखेंगे, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर है सुनील गावस्कर। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ, स्टार मार्क कीजिए इसको। और एंड में आपने सेशन में बताना है कि जितने हमने MCQs किए उसमें से आपको कितने आते थे, सच सच बताना है, और जरूर बताना है, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना है। ठीक है, तो इसका अगर बात करूँ, जो सुनील गावस्कर है उनको ये निकनेम मिला था द लिटिल मास्टर। क्यों? क्योंकि जो उनकी बैटिंग स्किल्स थी वो एक तरह से बहुत अच्छी थी, एक्सेप्शनल थी, वो सबकी ऐसी बैटिंग स्किल्स नहीं होती है। और उनके जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए थे एज अ क्रिकेटर, वो उन्होंने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सेट करे थे। ठीक है, तो इसी वजह से, उसकी वजह से इनको नाम दिया गया था द लिटिल मास्टर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको यही पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। तो इसी तरह के आपको मैं बताऊं, आपका जो लेवल रहने वाला है ना आपके एग्जाम का, तो आप देखना आपका सेम ही लेवल रहने वाला है। तो इसी वजह से जितने भी हो सके आपसे MCQ वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस किसे बोला जाता है? ऑप्शंस क्या है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम और CV रमन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, और इसका राइट आंसर क्या है? होमी भाभा। इंडियन न्यूक्लियर साइंस के फादर किसे कहा जाता है? वो है होमी भाभा। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फील्ड में उनका जो काम है, एक बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया हुआ है, इसी वजह से। और साथ ही साथ वो सबसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये जो है न्यूक्लियर साइंस में जो है कोई काम स्टार्ट किया था, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, होमी भाभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन पॉलिटिशियन इज नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब। तो लाइन ऑफ पंजाब कौन से पॉलिटिशियन को बोला जाता है? ऑप्शंस देखेंगे हम, भगत सिंह, सरदार सिंह, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है हमारी। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनको बोला जाता है द लाइन ऑफ पंजाब, ये पंजाब से थे। और इसके अलावा इनकी ब्रेवरी के लिए, और जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई थी हमारा जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे, और ये जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसके ये पार्ट थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, लाल बाल पाल हमने पढ़ा था ना। तो इसके अलावा इनको पंजाब केसरी के नाम से भी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865, और 1928 17 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट हो गया इनके बारे में, लाइन ऑफ पंजाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट सबको ही पता होता है, लेकिन इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। तो ये आपने ऑप्शंस देख लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपको गैस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अनडाउटेडली इट्स महात्मा गांधी। तो हम इनके बारे में एक्स्ट्रा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इनको बोला जाता है एज द फादर ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि इनका जो हमारी इंडिया की जो स्ट्रगल रही है इंडिपेंडेंस के लिए, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, ये एक सेंट्रल रोल हम बोल सकते हैं हमारी
इंडियन इंडिपेंडेंस में अगर किसी का है तो वो महात्मा गांधी का है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी थे, सेम टाइम पे वो पार्टिसिपेट भी करते थे, सेम टाइम पे वो लोगों को मोटिवेट भी करते थे, सेम टाइम पे उन्होंने जो नेशन में यूनिटी जो होता है ना, एक नेशनल यूनिटी, उनके आने के बाद वो ज़्यादातर यूनिटी में लोग रह के उन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करा है। तो ये सारे के सारे उनके अच्छे अच्छे फीचर्स थे, तो इसी वजह से उनकी आज तक इतनी लोग वैल्यू करते हैं। और सोचो हमारी करेंसी पे भी उनकी फ़ोटो है। तो इसके अलावा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और डेथ हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948। तो ये आपको 2 डेट्स याद रखनी है। और इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बोल दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है ना आपके एग्ज़ाम के लिए, इनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, जो बुक्स हैं इनके रिलेटेड, JKSSB की ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो आप उठा के कोई भी PYQ देखना, आपको हमेशा ही ये ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। तो इनके तो ज़्यादातर दिखते ही हैं, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के, इनके बारे में ज़्यादा आता है। तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन एंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं। तो यही इनके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन लीडर इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया को मिल गई इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद इनका मेन रोल रहा है, इनका सेंट्रल रोल रहा है हमारे पूरे इंडिया को कंबाइन करने का। हर एक स्टेट को जा जाके इन्होंने अपनी क्लेवरनेस से जो है हमारे इंडिया को एक यूनिट में तब्दील कर दिया था। तो इसी वजह से इनको हम बोल सकते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन लेडी हमने अभी पढ़ा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना बिना देखे कौन है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट, तो इन्होंने हमारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से हमारी JNK भी एक थी, 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने इंडिया में एक्सीड करने से मना कर दिया था, जिसमें एक थी हमारी हैदराबाद, दूसरी JNK और तीसरी थी जूनागढ़। तो इन सबको इंडिया में एक्सीड करने के लिए और जितनी भी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उनको हमारे इंडिया में मिलाने का इनका मेन रोल रहा है, हमारे इंडियन यूनियन में इकट्ठा करने का। और वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका सही नाम क्या है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ये इनका नाम है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका बर्थ होता है और 15 दिसंबर 1950 को डेथ होती है। इनको हम बोलते हैं कॉमनली सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहे हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, ये कौन कौन सी डेजिग्नेशन रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं ये हमारे। और अगर मैं बात करूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट सबसे ऊंचा स्टैचू है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कितनी कॉस्ट उस पर पैसे लगे हैं, $420 मिलियन। और इनको डेडिकेट किए गए थे जो ये स्टैचू, वो किया गया था 31 अक्टूबर 2018। तो ये सबसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, तो इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। और ये इसकी टोटल हाइट कितनी है, 182 मीटर्स, जो कि 597 फीट जो है हम बोल सकते हैं इसकी हाइट है, अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनके बारे में भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको लगा होगा कि जो जो हम MCQs कर रहे हैं तो इतने तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाले, लेकिन आप और किसी भी चैनल पे देख लेना कि आपको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर MCQs में मिलती है तो मुझे उस चैनल का लिंक भी भेज देना। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक ज़रूर किया कीजिए और
इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना, ठीक है, ये करना मत भूलना। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस भी लेके आएंगे। तो यही होता है। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ रेफर्ड टू एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे, ये हमें पहले बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये JKSSB में भी, तो इसके भी आपके JKSSB कांस्टेबल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इजी, ज़्यादातर मैं आपको बोलूँ आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, देखना आप, बस आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाने वाले होंगे, तो वो आपको अगर अच्छे से डील करना आ गए तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए और फिर आपको 10 से 15 में भी आप फंस जाओगे, तो इससे तो आप 50 से 60 से ऊपर तो निकल ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह से ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन है ना, इनको नज़रअंदाज नहीं करना होता है। सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन आपके अच्छे से आपको रट्टे हुए होने चाहिए, कि आप वो किसी भी कीमत पे उनको गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करके आओ, ठीक है। तो ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी या फिर मिर्जा गालिब। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू, ठीक है। ये भी आपने पढ़े होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आई होप आप सबको आते होंगे। बस जो हमारा मेन मोटिव है MCQ कम रिवीजन की, तो आपका लेक्चर भी इसी में आपका हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस है जैसे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में। सरोजनी नायडू को बोला जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत जो है ब्यूटीफुल पोइट्रीज लिखी है, और हमारे इंडियन लिटरेचर में जो जो इनकी बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाती है, और बहुत सुंदर रचनाएं हैं इनकी, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हमने इनको कंपेयर करा हुआ है। और बात करूँ मैं इनकी बर्थ की, तो मैं आपको बोल दूँ जितने भी मैं बर्थ और डेथ बता रही हूँ ना, सबके नहीं पढ़ने, आपने कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, बट इनके बारे में जो जो इनकी अचीवमेंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि इनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, ठीक है। 13 फरवरी 1879 को इनका बर्थ होता है, और 2 मार्च 1949 को डेथ होती है। तो ये हमारे यूनाइटेड प्रोविंस की फर्स्ट गवर्नर रही थी, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ 15 अगस्त 1947, तो ये इनका डेथ हो गई इस टाइम पे, ये दोबारा बताया हुआ है। और ये 44th प्रेसिडेंट रही है हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसकी। और कब से कब तक रही है? 1925 से 1926 तक। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन वीमेन रही है, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में पॉइंट हो जाता है। फीमेल फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, वीमेन में सबसे पहली अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये रही हैं प्रेसिडेंट, और ऐसे 44th रही हैं, लेकिन वीमेन में फर्स्ट थी। कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी है, क्योंकि इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बुक्स आपके लिए। So the books are The Golden Threshold, मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना है आपने। द इंडियन फैंटेसी, द रॉयल स्टॉर्म्स ऑफ गोलकांडा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्नेक चार्मर। सो दीज ऑल बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस पे मैंने स्टार मार्क करे वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ नोन एज शहीद ए आज़म। तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा ट्रिकी है, आई होप आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप इसको भी कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अभी जस्ट आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो इसको भी अगर शहीद है तो आपको पता ही है शहीद कौन हुआ था, आंसर है हमारा भगत सिंह, ठीक है। इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी, जो 23 साल की उम्र में हमारे देश के लिए इन्होंने फांसी की सज़ा कबूल कर ली थी। तो आप सोच सकते हो कि 23 सालों में तो आपको अभी तक क्या ही अचीव कर लिया होगा। हम कितने बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी तक जो है हम उनके लेवल की सोचो थिंकिंग अभी तक नहीं ला पाए हैं कि उन्होंने उस टाइम पे आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 23 साल के लड़के आज तक तो क्रिकेट ही खेलते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी वो। तो उनको शहीद आज़म यानी कि मार्टियर ऑफ द नेशन
की हमने जो है डेजिग्नेशन दिया हुआ था, एक उपाधि दी हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया था इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के टाइम पे, तो इसी वजह से उनको शहीद आज़म का जो है दर्जा दिया गया है। और भगत सिंह का जन्म होता है 27 सितंबर 1907 और 23 मार्च 1931 को इनकी डेथ हो जाती है, जो कि फांसी की सज़ा इनको मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा या डॉक्टर वर्गीसे कुरियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस सारे क्वेश्चंस के जैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बस इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है अच्छे से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका आंसर है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, इनका निक नेम था ये। ठीक है, इनको ये टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि जो इंडिया का मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था, ये उसके सेंट्रल फिगर थे, ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, इन्होंने उसको लीड करा था। तो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दैट्स वाई ही अर्न्ड द निक नेम दैट वाज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनके अलावा इनके अवार्ड्स हमें पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इनको भारत रत्न मिला था 1997 में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पद्म भूषण 1981 में, वीर सावरकर अवार्ड 1998 में और पद्म विभूषण। तो पद्मा कैटेगरी के दोनों, भूषण विभूषण ये सारे के सारे और भारत रत्न ये इनको मिल चुके हैं, और वीर सावरकर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये आपको इनके अवार्ड्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट है, विच इंडियन इज रेफर टू एज द लेडी विद द लैम्प। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन ही आपको पेपर में आते हैं। ऑप्शंस क्या है? इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा या फिर सरोजनी नायडू। तो ऑप्शंस अगर आपने देख लिए तो एक होता है क्वेश्चन जो नाइटिंगेल हमने पढ़ा, और एक है द लेडी विद द लैम्प। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, वो है हमारी सरोजनी नायडू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लेकिन जो द लेडी विद द लैम्प कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपने फंसना नहीं है। लेडी विद द लैम्प है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है वो हमारी सरोजनी नायडू। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ये फेमस नर्स थी, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो। ये कौन थी? ये मॉडर्न जो नर्सिंग, आज की जो नर्सिंग है उसकी फाउंडर कौन रही है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। उनको और क्या बोला जाता है? द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि इन्होंने जो क्रीमिया वॉर चल रही थी 1853 और 1856 के बीच में, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी स्टार मार्क करना है कि क्रीमिया वॉर जो हुआ था उसमें को किसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है, जिसकी वजह से उनको ये टाइटल मिला था द लेडी विद द लैम्प, दैट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और उसने नर्स किया था, मतलब वहाँ पे जितने भी वोंडेड जो जख्मी सोल्जर्स थे उनको उन्होंने ट्रीट किया था, उनको पट्टियाँ करी थी। ठीक है, उनका इलाज किया था रात के टाइम पे। क्यों, कैसे किया था? वो लैंप लेके जाती थी अपने साथ, इसी वजह से द लेडी विद द लैंप उनको ये टाइटल दिया गया था। वो लैंप लेके जाती थी और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स जख्मी हुए होते थे उनको वो ट्रीट करती थी लैंप से। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा ब्रेव होंगी और उनमें कितनी ज़्यादा एम्पैथी होगी उनके लिए। और इसी वजह से मॉडर्न नर्सिंग की उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, उनको नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा आज भी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच फेमस इंडियन पोइट, जिनको बोला जाता है द बार्ड ऑफ बंगाल। तो बंगाल से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर किसी को नहीं आता तो इसको इंपॉर्टेंट आपको स्टार मार्क करना है। तो ऑप्शंस क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर माइकल मधुसूदन दत्त। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। जिसको नहीं आता ध्यान से पढ़िए और इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको बोला जाता है बार्ड ऑफ बंगाल।
क्योंकि इन्होंने बंगाली की जितना भी लिटरेचर है, बुक्स है, उनका उन बुक्स को लिखने में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाली लिटरेचर के लिए। इनका जन्म होता है 1861 से 1941 में डेथ होती है। और ये पोइट थे, इंडियन राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि इन्होंने समाज जो है सुधारक गतिविधियों में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया है, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है बार्ड ऑफ द बंगाल। तो ये इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1913 में। ये पहले नॉन यूरोपियन बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो ये थे हमारे फर्स्ट नॉन यूरोपियन, क्योंकि पहले सारे के सारे अवार्ड जो होते हैं नोबेल प्राइज़ वो यूरोपियन को मिलते थे, तो ये पहले थे, ठीक है, नॉन यूरोपियन। लिटरेचर में मिला था, लेकिन कौन सी बुक के लिए मिला था? जो इनकी बुक्स थी, पोएम्स थी, गीतांजलि की कलेक्शन थी, उनके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। और इनका जो बंगाली में इन्होंने किताबें लिखी हैं, लिटरेचर लिखा है, पोइम्स लिखी हैं, वो पूरी दुनिया में उनको उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से लोग उनको पढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा नाम है। इनकी जो कंपोजिशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करूँ, जन गण मन एंड अमर सोनार बांग्ला। तो ये हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है जनगण मन, और बांग्लादेश का है अमर अमर सोनार बांग्ला। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो बांग्लादेश है आज का, उसका जो नेशनल एंथम है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया का भी नेशनल एंथम जो जनगण मन है, वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन बीच में हो गया है, तो ये क्वेश्चन होगा कि चाचा नेहरू किसे बोला जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इनके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट याद करना है आपको, कि इनको चाचा नेहरू क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा प्यार था, और उनका जो फ्यूचर कैसा होगा, उनका एक विजन था कि बच्चों का हमारे देश में भविष्य क्या रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें होते थे, इंटरेस्टेड थे, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया था, जिसकी वजह से इनको चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। और ये हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुई थी, उसमें इनका ये मेन फिगर थे, ये थे। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये सेम टाइम में इनका सेम रोल था, ठीक है। और बात करूँ, इन्होंने बुक्स जो इनकी थी वो है इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी हो जाती हैं बुक्स, जैसे कि टूवर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी बुक्स हैं। और बात करो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्पसेस ऑफ इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वन नेशन वन हार्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको गैस वर्क करना हो, अगर आपको कभी क्वेश्चन ना आए और आपको देखो कि जितने भी नाम हैं अगर वो इंग्लिश वाले नाम हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू है, तो आप बिना कुछ सोचे ये इस पे टिक लगा सकते हो, क्योंकि आप देखो हिंदी में इनका कोई भी एक भी बुक नहीं है, सारी की सारी इंग्लिश में है। लेकिन अगर ऑप्शंस में कोई इंग्लिश नाम आ गया जवाहरलाल, फिर आप ऐसे में तुक्का लगाना। लेकिन अगर कोई इंडियन नाम है और उसमें ये बुक्स है और जवाहरलाल नेहरू है, फिर आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक बता दी। अब कौन से इंडियन आर्टिस्ट है जिनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट बोला जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये आपको आधों को आता भी नहीं होगा ऑप्शन इसके आंसर। तो ऑप्शन है हमारे राजा रवि शर्मा, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या जामिनी रॉय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये भी आपको स्टार मार्क करना है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो आर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंडियन पेंटर थे 18वीं सेंचुरी की अगर बात करूं, तब इनको बहुत ज़्यादा नाम मिला था, फेम मिला था। इनकी जो है इनको रिकग्निशन मिली थी, एक पहचान मिली थी, क्योंकि जो महाभारत और रामायण के जो भी सीन होते थे ना, बुक्स वगैरह में वो पढ़ते थे, उनको ये मतलब हमारी जो महाभारत और रामायण थी ना, उसमें जितने भी सीन होते हैं ना, वो मतलब इन्होंने पोर्ट्रे कराए थे, दिखाए थे। मतलब पेंटर थे ना, पेंटिंग करते थे ये, अपने जो भी पेंटिंग्स बनाते थे उसमें रामायण और महाभारत के सीन की पेंटिंग्स बनाते थे। इसी वजह से राजा रवि वर्मा को मॉडर्न इंडियन आर्ट के फादर बोला जाता है।
तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का। आई होप आप सबको ये इम्पॉर्टेंट लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और यही हम बोल सकते हैं, लेकिन आप तो करते भी नहीं हो फिर भी, लेकिन हम तभी बोलेंगे कि अगर आपको पसंद आते तो आप लेक्चर को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अभी हमारे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं और MCQ सीरीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें कंप्यूटर की ऑलरेडी स्टार्टेड है और आज से हमने इसकी भी स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से हमारे सारे के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट कंटेंट आप देखना, आपको जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।